अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर और पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड कल्चर के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस यूनिट के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जो है आप इस यूनिट के पार्ट 1 को देख सकते हैं और उसको जो है आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्ट 1 में जो है इस यूनिट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए हैं और उसको जो है मैंने काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए आपको वो जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे वो आगे तमाम यूनिट्स में जो है आपके सामने बार बार आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर ले तो आगे फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम जनरली बात करें, इसको अगर हम जनरली डिस्कस करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये असल में हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हर एम्प्लॉय को जो है उनकी जो स्टेटस है, उनकी जो पोजीशन है, उनके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बताए गए होते हैं और वो अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है ज़िम्मेदारी के साथ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर इंडिविजुअल के उनके जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बताए गए होते हैं, तो इससे हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक स्कूल है, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो हमारे साथ एक मेंबर हो गए इस स्कूल के स्ट्रक्चर के। इसी तरह से प्रिंसिपल के बाद हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल आता है, फिर वाइस प्रिंसिपल के बाद हमारे साथ कोऑर्डिनेटर आते हैं, कोऑर्डिनेटर के बाद जो है हमारे साथ जो ऑफिस एडमिन होते हैं, ठीक है, जो कि ऑफिस के कामों को क्या करते हैं, संभालते हैं, वो आते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ टीचर स्टाफ आते हैं जो कि स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, टीच करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये हमारे साथ एक स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक बंदे की जो है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस स्कूल में जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ है, जो कि अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ है उसको फॉलो करते हुए अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद ढांचा, ठीक है। तो ढांचा किस तरह से बनता है? ढांचा इस तरह से बनता है कि पहले हमारे साथ एक सरबराह होते हैं, फिर उस एक सरबराह के नीचे फिर हमारे साथ दूसरा होता है, फिर उसके नीचे फिर हमारे साथ और होते हैं, फिर उसके नीचे और फिर इसी तरह से हमारे साथ जनरलाइज होता है। मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हमारे साथ ये क्या आता है, ये प्रोसेस, ये सिस्टम जो है बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन मौजूद है जिसमें कहते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज एंड रूल्स within which an organization arranges its lines of authorities and communication and allocate rights and duties is called organizational structure। स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये हमारे साथ एक सिस्टम होता है। फ्रेमवर्क से मुराद एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर पॉलिसीज़ बनते हैं, जहाँ पर रूल्स बनते हैं, ठीक है, जिस के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी जो अथॉरिटीज़ होती है, अथॉरिटीज़ से मुराद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो बातचीत होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और इसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके जो हकूक़ होते हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ होती है, ठीक है, जो काम होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको उनके हवाले करते हैं, ठीक है, उनको बताया जाता है, उनको आगाह किया जाता है उनकी पोजीशन से, उनके स्टेटस से। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर मज़ीद इसकी डिफिनीशन जो है, मज़ीद इसको जो है और आसान बनाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द मैनर्स एंड
extent to which roles, powers, and responsibilities are delegated, controlled, and coordinated, and how information flow between level of management is called organizational structure। इसी तरह से हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को जो है उनके जो मैनर्स है, उनके जो रोल्स है, मतलब जो उनके काम है, ठीक है, उनके अंडर जितनी भी पावर होती है, ठीक है, इसी तरह से उनकी जो जिम्मेदारियां होती है वो उनको बताई जाती है, और इसी तरह से उनको आगाह किया जाता है कि आपकी जो कंट्रोल है वो किन किन चीज़ों पर है, और आपने जो है किन किन के साथ जो है मिलकर अपने जो काम है उसको सर अंजाम देने हैं। और इसी तरह से टॉप से जो ऑर्डर्स आते हैं और फिर ऑर्डर पर अमल दरामद करके फिर जो रिपोर्ट जो है उसको डाउन से मतलब एम्प्लॉय से लेकर मैनेजर तक किस तरह से पहुंचाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब अरेंजमेंट होती है एक सिस्टम में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। This structure depends entirely on the organization objectives and the strategies chosen to achieve them। ठीक है, अब हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है तो ये टोटली इन्हिसार करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं, अपने मकासद होते हैं, तो उन मकासद पर डिपेंड करता है। और इसी तरह से उन मकासद को हासिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्ट्रेटजीज़ को उन्होंने अपनाए हुए हैं, कौन से तरीक़ों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इन दो बातों पर जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली हमारे साथ दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमारे साथ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे साथ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। सिंपल अल्फाज में अगर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक किस्म है जिसमें जो टोटल पावर, जो टोटल रूल्स रेगुलेशन को मैनेज करने की जो पावर होती है वो एक बंदे के पास होती है, और वही एक बंदा जो है पूरी कंपनी को जो है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह से जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है तो ये हमारे साथ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के ऑपोजिट है। इसमें जो पावर है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है, और हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं तो उनके पास जो है कुछ हद तक पावर्स होती है फैसला करने की, और इसी तरह से जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लागू करने की। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। मज़ीद इसको आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, इन अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर द डिसीजन मेकिंग पावर is concentrated in the top layer of the management and tight control is exercised over department and division। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में हमारे साथ जो फैसले करने की जो पावर होती है, ठीक है, फैसले करने की जो जिम्मेदारी होती है तो वो किसके पास होती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह होते हैं उनके पास होती है, और वो जो है अकेले में ही उस ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी उनकी डिवीज़न हुई होती है, तो अकेले में उन सबको क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसको हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप मैनेजर टू टेक डिसीजन, जो टॉप मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, फैसले लेते हैं, और इसी तरह से उन फैसलों को फिर एम्प्लॉयज़ पर क्या करते हैं, लागू करते हैं, और इसी तरह से जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट की जो डिवीज़न हुई होती है तो उनको क्या करते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस किस्म का जो की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसको हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे साथ आता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है, द डिसीजन मेकिंग पावर is distributed and the department and division have varying degree of autonomy। ठीक है,
डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में हमारे साथ जो फैसला करने की जो पावर होती है तो इसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है, तकसीम किया गया होता है। और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके पास जो है कुछ हद तक जो है एटॉनमी होती है, कुछ हद तक जो है वो क्या होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं। एटॉनमी से मुराद ये है कि कुछ हद तक जो है वो ख़ुद मुख्तार होते हैं, ख़ुद से वो फैसले करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसको हम डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे साथ एक तीसरा टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है जिसको प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ये भी हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें जो टास्क किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती है, तो वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं की जाती और ना ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए की जाती है। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये बेसिकली हमारे साथ छोटे छोटे कारखाने होते हैं। ठीक है, और इसको जो कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो भी एक हेड, इस कारखानों का एक हेड होता है जो कि पूरे कारखाने को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको हम प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर लेक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क। This structure is most common in smaller organizations and is best used to solve simple tasks. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होते हैं इनके जो काम होते हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक नहीं होते या स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो नहीं होते, स्टैंडर्ड स्टेप्स को फॉलो करते हुए नहीं होते। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं तो ये बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल होते हैं और इनका जो काम होता है तो बेसिकली वो सिंपल टास्क को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस स्ट्रक्चर या द स्ट्रक्चर इज़ टोटली सेंट्रलाइज। अब जो स्ट्रक्चर है हमारे साथ प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारे साथ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, मतलब इसके एक ही हेड होते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। ठीक है, द स्ट्रेटेजिक लीडर मेक ऑल की डिसीजन एंड मोस्ट कम्युनिकेशन इज डन बाय वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इसी तरह से इस कारखाने में जितने भी बुनियादी डिसीजन लिए जाते हैं, फैसले की जाती है, तो इसको इस कारखाने का जो हेड होता है वो अकेले में ही क्या करता है, फैसले करता है। ठीक है, इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर न्यू बिजनेस एज इट एनेबल द फाउंडर टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ज़्यादातर जो न्यू बिजनेसेस होते हैं, जो नए कारोबार होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसको जो है कंट्रोल आसानी से किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो चौथा टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ एक ऐसी किस्म है ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पर जो टास्क होते हैं तो वो कुछ हद तक जो है स्टैंडर्ड जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए किए जाते हैं। ठीक है, दे आर बेटर सूटेड फॉर मोर कम्प्लेक्स और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से इनके जो काम होते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा पेचीदा होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये लार्ज स्केल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कारखाने होते हैं। दे यूजुअली अडॉप्ट अ टाल स्ट्रक्चर, then tension between bureaucratic structure and non-bureaucratic structure is echoed in distinction between mechanistic and organic structure. इसी वजह से ब्यूरोक्रेटिक एंड जो नॉन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इनके दरमियान जो डिफरेंस की जाती है तो वो मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के दरमियान या इसके बेस पर जो है की जाती है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या है इसको हम आगे अब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है ये असल में हमारे साथ हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, तो हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को जो है उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्टेटस है वो बताई गई होती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनको जो है समझाई गई होती है। ठीक है, इस वजह से इसको हायरार्किकल कहते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक होता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है करेक्टराइज बाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है, जो जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन उसमें होती है, मतलब यहाँ के जो हेड होते हैं तो ज़्यादातर जो डिसीजन है वो हेड लेते हैं। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। इसी तरह से मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए क्या की जाती है, काम किए जाते हैं। ठीक है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है नहीं होती, सिर्फ काम की बातें जो है होती है। ठीक है, इसी तरह से स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर जितने भी काम होते हैं तो ख़ास काम होते हैं, कोई एरा या इधर उधर के काम ये नहीं होते, बल्कि सारे जो है ख़ास काम होते हैं। ठीक है, mechanistic organization are comparatively simpler and easy to organize but find it difficult to cope with a rapid change। अब जो mechanistic organization है इसको आप जो है आसानी से जो है इसको organize कर सकते हैं, arrange कर सकते हैं, और ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा simple होते हैं। लेकिन अगर आप किसी किस्म की तब्दीली या कोई रूल या रेगुलेशन आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स इसमें यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे साथ क्या होता है, फ्लैट होते हैं। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एक दूसरे के साथ बातचीत भी होती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होता है इनफॉर्मल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन होती है तो वो भी इतनी आला दर्जे की नहीं होती, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी टेक्निक की ज़रूरत हो, तो उसके मुताबिक फिर उसके लिए नॉलेज जो है वो क्या की जाती है, वो हासिल की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो यहाँ का जो डिसीजन पावर है, ठीक है, वो क्या है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है कुछ हद तक जो है उनको ऑटोनॉमी दी गई है, उनको खुद मुख्तारी दी गई है कि वो ख़ुद से जो है फैसले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, ज़रूरियात के मुताबिक। ग्रेट डील ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक organizations are comparatively more complex and harder to form but are highly adaptable, flexible and more suitable where external environment is rapidly changes and is unpredictable। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है ये मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के बनिस्बत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसको जो है मुश्किल से बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी जो अडॉप्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल होता है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं और इसी तरह से फ्लेक्सिबल भी है। इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो इतने सख्त नहीं होते, और इसी तरह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर सूटेबल हो तो उसके मुताबिक जो है आप फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस जो है उसको रैपिडली ला सकते हो, और ऐसे चेंजेस होगी जिसके बारे में जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन पर इसके असरात ज़्यादा मुरतब नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि वो क्या होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा, अनप्रेडिक्टेबल होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो दिया गया है। अगर आप इस डायग्राम पर थोड़ा सा नज़र डालें तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो डिफिनीशन मैंने आपको की थी उसकी समझ आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट से मुराद फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल के अंडर जो है वो वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल के अंडर कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर के अंदर जो है दूसरे
टीचर स्टाफ होते हैं, इसी तरह से ऑफिस के जो एडमिन है वो होते हैं, ठीक है, एडमिन। तो इस तरह से फिर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बनता है, एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सबसे पहले नंबर टॉप पर प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद फिर हमारे साथ एक पब्लिक रिलेशनशिप के लिए है और एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, ठीक है। इनके अंडर फिर हमारे साथ एक वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन ए है और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन बी है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन ए है तो इसके अंडर फिर मज़ीद 3 मैनेजर है, जिसमें एक मैनेजर A1 है, एक मैनेजर A2 है और एक मैनेजर A3 है। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन बी के अंडर भी हमारे साथ 3 मैनेजर है, जिसमें मैनेजर B1, मैनेजर B2 एंड मैनेजर B3 है। इसी तरह से अगर हम फिर देखें तो मैनेजर A2 के अंडर जो है मज़ीद 3 सुपरवाइज़र है, जिसमें सुपरवाइज़र A2A है, सुपरवाइज़र A2B है और सुपरवाइज़र A2C है। फिर इसी तरह से हर सुपरवाइज़र के अंडर जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे साथ एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जनरली अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डिफिनीशन में आपको करूं, इसकी तारीफ़ में आपको करूं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ये हमारे साथ वो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे साथ वो सिस्टम होता है जिसमें जो डिपार्टमेंट की डिवीज़न हुई होती है, डिपार्टमेंट को की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, जो तकसीम हुई होती है, तो वो उस डिपार्टमेंट के जो फंक्शन होते हैं, उस डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो जिम्मेदारियां होती है, तो उन जिम्मेदारियों की बुनियाद पर जो है उन डिपार्टमेंट को क्या किया गया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है, तकसीम किया गया होता है। और इस तरह से हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अपने फंक्शन होते हैं, अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन जैसे कि दी गई है, कहते हैं कि इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर द डिवीजन ऑफ लेबर्स in an organization is grouped by the main activities or functions that need to be performed within the organization। वही बात है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसमें जो लेबर मतलब जो मज़दूरों को डिवाइड किया गया होता है, तकसीम किया गया होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप में। तो इनकी जो तकसीम की जो बुनियाद है वो इन लेबर्स की बुनियादी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो काम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उसके बुनियाद पर तकसीम किए गए होते हैं, जो कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल के लिए हमारे साथ अलग ग्रुप के लेबर्स होंगे, ठीक है। मार्केटिंग के लिए हमारे साथ अलग ग्रुप के लेबर्स होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमारे साथ अलग ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। और इसी तरह से मज़ीद आप आगे चलते जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ईच फंक्शनल ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड फ्राम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। For example, a vice president of marketing would lead all the marketing people group into the marketing department, ठीक है। वही बात है कि हमारे साथ जितने भी फंक्शनल ग्रुप है तो इस फंक्शनल ग्रुप में हमारे साथ जो लोगों की डिवीज़न हुई होती है तो वो बॉटम से लेकर टॉप की कंडीशन में हुई होती है। मतलब बॉटम में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से फिर उन लेबर्स के ऊपर जो है एक सरबराह होता है जो कि उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। फिर उस सरबराह के ऊपर दूसरा सरबराह होता है जो कि उस नीचे वाले सरबराह की, उस लो लेवल मैनेजर की जो एक्टिविटीज़ है उस पर उन्होंने नज़र रखी हुई होती है और उनसे रिपोर्ट तलब करते हैं। और इसी तरह से फिर जो सरबराह होते हैं तो उसके ऊपर फिर टॉप मैनेजर होते हैं जो कि इन सब की जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो लेते हैं, ठीक है।
Employees within the functional division of an organization tend to perform a specialized set of tasks. For instance, the engineering department would be staffed only with engineers. This lead to operational efficiencies within the group. इसी तरह से हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शनल डिवीज़न हुई होती है, जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए होते हैं, तो इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इन एम्प्लॉयज़ का अपना एक ख़ास टास्क होता है, ठीक है सॉरी, और उस टास्क को जो है ये एम्प्लॉयज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक डिपार्टमेंट है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज़ाहिरी बात है आपको सिर्फ इंजीनियर्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि अपने रोल्स को जो है वो परफॉर्म करते आपको दिखाई देंगे, नज़र आ रहे होंगे। हाउएवर, इसके अलावा इट कुड आल्सो लीड टू अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप्स with an organization, making the organization slow and inflexible। इसके अलावा ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ की एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो मुसलसल अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या हुए होते हैं, उसमें मसरूफ़ जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। एज अ होल, अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट सूटेड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड सर्विसेज एट लार्ज वॉल्यूम एंड लो कॉस्ट, ठीक है। अब अगर इस फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम खुलासा ले तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि ये स्टैंडर्डाइज गुड्स सामान को जो है प्रोड्यूस करता है और फिर अपनी जो सर्विसेज है उसको लार्ज सतह पर क्या करता है, उसको लार्ज सतह पर फिर लोगों को प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक जो एग्ज़ाम्पल है आपको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए समझाई जा रही है कि हेडक्वार्टर में टॉप पर हमारे साथ क्या होते हैं, टॉप मैनेजर होते हैं। टॉप मैनेजर के अंडर हमारे साथ एक डिपार्टमेंट ऑपरेशन होता है, ठीक है, दूसरा हमारे साथ डिपार्टमेंट मार्केटिंग होता है, तीसरा हमारे साथ जो डिपार्टमेंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, और जो चौथा डिपार्टमेंट है वो सेल के लिए होता है, जो कि प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। पहले डिपार्टमेंट में क्या होता है, पहले डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, ऑपरेशन की जाती है, काम की जाती है। दूसरे डिपार्टमेंट में जो है उसकी मार्केटिंग की जाती है, मतलब लोगों के साथ डीलिंग की जाती है उसको सेल करने के लिए। तीसरे डिपार्टमेंट में जो है उस पर रिसर्च और उसकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रही होती है उसको देखा जाता है, और चौथे डिपार्टमेंट में उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के अपने फंक्शन है, ख़ास फंक्शन है, ख़ास रोल्स है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी वही एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये हमारे साथ वो कंपनीज़ होते हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं और जो कि लार्ज एरिया पर जो है फैले हुए होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। डेफिनेशन मौजूद है, कहते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर is also called a product structure. The divisional structure group each organizational function into a division। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब हमारे साथ जो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ईच डिवीजन विद इन एन डिविजनल स्ट्रक्चर। और इसी तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारे साथ जितने भी डिवीजन होते हैं तो इनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं और वो इन नेसेसरी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इससे क्या करते हैं, इससे काम लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एन ऑटोमोबाइल कंपनी विद अ डिविजनल स्ट्रक्चर माइट हैव वन डिवीजन फॉर SUVs, अनदर डिवीजन फॉर सब कॉम्पैक्ट कार्स एंड अनदर डिवीजन फॉर सीडन्स, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे साथ एक डिविजनल स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक
क्या कहते हैं, एक इंडस्ट्री है जो कि लार्ज सतह पर फैली हुई है और इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ जो है एरियाज है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है बनाई जा रही है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, जहाँ पर एक जगह पर ऑटोमोबाइल बनाए जा रहे हैं, दूसरी जगह पर उसके लिए जो है पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तीसरी जगह पर उसके लिए दूसरी चीज़ें बनाई जा रही है, तो इसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डायग्रामेटिक एग्जांपल दी गई है कि पहले नंबर पर हमारे साथ टॉप में क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के अंदर हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमारे साथ प्रोडक्ट ए डिवीज़न, प्रोडक्ट बी डिवीज़न, प्रोडक्ट सी डिवीज़न, प्रोडक्ट डी डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिवीज़न है। अब अगर प्रोडक्ट ए डिवीज़न को हम देखें तो प्रोडक्ट ए डिवीज़न का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा जहां पर वो प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, इसी तरह से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जहां पर इन प्रोडक्ट्स के लिए जितनी भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी की जाएगी। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को फिर मार्केट तक जो है ले जाना होता है, उनकी मार्केटिंग की जाती है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इसी तरह से फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ये है जहां पर कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट जो है वो अवेल की जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ए डिवीज़न के काम है। इसी तरह से फिर प्रोडक्ट बी डिवीज़न के काम भी उसी तरह से है कि इसमें भी हमारे साथ अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होती है और कस्टमर सर्विस होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट सी को आप देखें, प्रोडक्ट डी को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिवीज़न को देखें तो इसमें हमारे साथ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग फाइनेंस होता है, पीआर और कम्युनिकेशन होती है, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी होती है और लीगल, ये सब कुछ जो है इसमें होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, सब जो है एक जैसे, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। व्हाट इज़ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? जनरली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, ऑर्गेनाइजेशनल एक मेथड है जिसमें क्या होता है, जिसमें लोगों और रिसोर्सेज की एक ग्रुप बनाई गई होती है जिसमें दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाया जाता है। एक जो है बाय फंक्शन और दूसरा बाय प्रोडक्ट। मतलब इसका ये है कि एक ही वक्त पर जो है कस्टमर्स के साथ भी डीलिंग की जाती है, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर्स की जो ज़रूरियात होती है उसको भी डील की जाती है, उसको उससे रिलेटेड भी डेटा कलेक्ट किया जाता है और दूसरी तरफ कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट तक उसको बेचते हैं और फिर कस्टमर्स पर वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। Matrix structure groups employees by both function and product. This structure can combine the best of both separate structure, ठीक है। A matrix organization frequently uses team of employees to accomplish work in order to take advantage of the strength as well as make up for the weakness of functional and decentralization form, ठीक है, या decentralized form। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखी जाती है और उन्हीं रिक्वायरमेंट से एडवांटेज लेते हुए, फ़ायदा लेते हुए अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जितनी भी कमज़ोरियाँ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उसको कम से कम करते हैं, ठीक है। An example would be a company that produce two products like product A and product B। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप ख़ुद देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसमें जो है मुश्किल की कोई बात नहीं है। अगर आप गौर से इसको सुने तो आपको लाजमी है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
अब फॉर्मल इनफॉर्मल के दरमियान क्या फ़र्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है इस पर बात करेंगे। Formal organization. It refers to the organization structure deliberately created by the management for achieving the objectives of enterprise is called formal organization. Dear student, formal organization ये हमारे साथ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया होता है और जिसके ज़रिए जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेसिफ़िक मकसद के लिए जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया होता है और वो स्पेसिफ़िक जो ऑब्जेक्टिव है उसको जो है अचीव किए जाते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन फॉलो। अब हमारे साथ जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये असल में हमारे साथ एक नेटवर्क होता है जिसमें ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है, मतलब ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ज़िम्मेदारियाँ होती है और इसी तरह से जितनी भी रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बातचीत होती है तो वो ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड होती है और उससे हटकर किसी भी किस्म की बात जो है वो नहीं की जाती। इट इज़ एन ऑफिशियल एंड रेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारे साथ एक ऑफिशियल और रेशनल स्ट्रक्चर होता है। रेशनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसको बनाने का एक ख़ास मकसद होता है, एक ख़ास मकसद के लिए इसको बनाया गया होता है। इसी तरह से चेस्टर बर्नार्ड के मुताबिक इन्होंने जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली coordinated activities of two or more person toward a common objective। कहता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं और दो या दो से ज़्यादा लोगों ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्शियसली जो है इसको क्या किया होता है, बनाया होता है और एक ख़ास मकसद के लिए इन्होंने क्या किया होता है, बनाया होता है। और जो मकसद होता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं तो सबका ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम होता है, कॉमन होता है। द एसेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉन्शियस कॉमन पर्पस एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्स into existence when persons are able to communicate with each other, are willing to act and share a purpose। इसी तरह से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियादी साख्त है वो ये है कि इसमें हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोगों के वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो इसमें हमारे साथ जो लोग होते हैं तो वो जब भी बात करते हैं, जब भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और जो पर्पसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अपोजिट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब भी बनती है तो ये जो है ख़ुद ब खुद बन जाती है, ठीक है। लोगों के जो रिलेशनशिप होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, तो ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़ुद ब खुद बन जाती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि इसको जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाई गई होती है, ठीक है। The pattern of activity, interaction and human relationship with emerge spontaneously due to social and psychological forces operating at the workplace, ठीक है। अब काम करने वाली जगह पर दो लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इस दौरान जो है उनका एक ताल्लुक़ बन जाता है, उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है और इसी रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो है वो अपना एक ज़ाती ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है जिसका कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि
ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया होता है तो ये इन दोनों लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए जो है ये बना हुआ होता है और ये खुद ब खुद बनता है, ठीक है। इट अराइजेज नेचुरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के बुनियाद पर ये बनती है, ठीक है। सेम कॉमन इंटरेस्ट, इनके जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है काम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि ये काम से रिलेटेड हो, बल्कि काम से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी हो सकती। चेस्टर बर्नार्ड ने जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ जॉइंट पर्सनल एक्टिविटी विदाउट कॉन्शियस कॉमन पर्पस थ्रू कंट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट रिजल्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये असल में हमारे साथ दो लोगों की जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो उस पर्सनल एक्टिविटी के बेस पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसके जो पर्पसेस होते हैं, जो मकासद होते हैं वो भी सेम नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। Origin: formal organization is created deliberately and consciously by management। जो formal organization है इसको जो managers होते हैं या जो employees होते हैं वो क्या करते हैं, consciously सोच समझकर और एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को रखते हुए क्या करते हैं, बनाते हैं। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली ऑन अकाउंट ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेटिंग एट द वर्क प्लेस। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोगों के जो रिलेशनशिप होते हैं उस रिलेशनशिप की वजह से ख़ुद ब खुद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बन जाती है, ठीक है। इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। पर्पसेस की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्रिएटेड फॉर अचीविंग द लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एक ख़ास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए जो है ये उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाई जाती है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्रिएटेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। वही बात है जो कि मैंने आपको कही थी कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो लोग बनाते हैं तो इसको अपनी माशरती और अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए इसको क्या करती है, बनाती है, ठीक है। अब अगर साइज़ की बात करें तो फार्मल ग्रुप में भी क्वाइट लार्जर इन साइज़। जो फार्मल ग्रुप है, ठीक है, ये साइज़ में लार्जर होते हैं जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो है ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें ग्रुप की नेचर की कि ग्रुप किस किस्म के होते हैं तो फार्मल ग्रुप्स आर स्टेबल एंड मे कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये आपको स्टेबल मिलेंगे और इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है, टाइम पीरियड होती है वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा अरसे, लंबे अरसे के लिए ये क्या करती है, फंक्शनेबल होती है। जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो है ये क्या करते हैं, क्वाइट अनस्टेबल इन नेचर। ये नेचर में अनस्टेबल होते हैं, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो जनरली द नंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप इज़ ग्रेटर देन द नंबर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप। जो फॉर्मल ग्रुप की तादाद है ये आपको इनफॉर्मल ग्रुप की तादाद से कम देखने को मिलेगी। इसी तरह से जिम्मेदारियों के लिहाज से अगर बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाउंड टुगेदर बाय अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई होती है तो हर एक बंदे को जो है उसकी पोजीशन, उसके स्टेटस की बुनियाद पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको रोल्स जो है वो दिए गए होते हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई होती है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तमाम मेंबर जो है वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। बिहेवियर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स वर गवर्न बाय फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो उसके मुताबिक जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की जो बिहेवियर होती है वो उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो बिलीव और वैल्यूज़ है उस ग्रुप के, उसके बुनियाद पर होती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन से मुराद जो ऑर्डर्स होते हैं और जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, तो ये
जो प्रिस्क्राइब चेन ऑफ कमांड है उसके मुताबिक होती है। मतलब टॉप से जो है ऑर्डर्स आते हैं और ऑर्डर्स पर अमल दरामद करके जो रिपोर्ट होता है तो वो फिर बॉटम से जाता है टॉप मैनेजर के पास, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए जो है इनफॉर्मल चैनल को क्या किया जाता है, यूज़ होता है। एबोलिशन से मुराद खात्मा, ठीक है, या ख़त्म करना। सो मैनेजमेंट कैन एबोलिश द फॉर्मल ग्रुप एट एनी टाइम। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है वो किसी भी टाइम इस फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जबकि इनफॉर्मल में हमारे साथ जो मैनेजमेंट होती है उनका जो है इनफॉर्मल ग्रुप पर कंट्रोल नहीं होता और जो है इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबे अरसे तक होती है, डिपेंड करती है नेचर डिज़ायर ऑफ ह्यूमंस पर, ठीक है। लीडरशिप्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप इज़ वेस्टेड इन मैनेजर। लीडरशिप जो है ये मैनेजर्स में होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप जो है ये एसोसिएटेड नहीं होता मैनेजरशिप के साथ, ठीक है। स्टेटस की बात करें तो देयर आर शार्प स्टेटस डिफरेंशियल अमंग द मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इनहिबिट फ्री इंटरेक्शन एंड सोशलाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा नुमाया जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे की अपनी एक पोजीशन होती है, हर अपनी एक स्टेटस होती है, जिसकी वजह से जो हाई स्टेटस वाले लोग हैं वो लो स्टेटस वाले लोगों के साथ बातचीत जो है इतनी ज़्यादा नहीं करते और ना करने के बराबर होते हैं, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है सोशल रैंकिंग होती है लोगों के दरमियान, लेकिन दे डू नॉट प्रिवेंट फ्री इंटरेक्शन अमंग पीपल। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है बातचीत से इनको मना नहीं किया जाता, बल्कि ये लोग जो है फ्रीली एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप की तरफ। व्हाट इज़ स्टाफ एंड व्हाट इज़ लाइन, ठीक है। और स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप क्या है? Line and staff are named given to different types of function in an organization. असल में हमारे साथ जो लाइन और स्टाफ है तो ये असल में ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। तो उन कामों को जो है सिंपली लाइन एंड स्टाफ का नाम दिया गया है, ठीक है। MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अ लाइन फंक्शन इज़ वन दैट डायरेक्टली एडवांसेस in organization in its core work. This always production and sales and sometimes also marketing, ठीक है। अब हमारे साथ जो लाइन फंक्शंस होते हैं तो लाइन फंक्शंस ये डायरेक्टली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियादी वर्क होती है, जो बुनियादी काम होते हैं उसको क्या करती है, इन्हांस करती है, उसको प्रोमोट करती है, उसको एडवांस बनाती है। और जो फंक्शन होते हैं लाइन फंक्शन के, इसमें हमारे साथ प्रोडक्शन और सेल्स आती है, ठीक है, जिसको बाज़ औक़ात मार्केटिंग भी कहते हैं। इसी तरह से जो स्टाफ फंक्शन है इनका काम ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं स्पेशलाइज एडवर्सरी और सपोर्ट फंक्शन के ज़रिए। मतलब एडवाइसिस के ज़रिए, अगर किसी एडवाइस की ज़रूरत हो या किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसके ज़रिए स्टाफ फंक्शन क्या करती है, लाइन फंक्शन को सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, अकाउंटिंग हो गई, पब्लिक रिलेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट आर जनरली कंसीडर्ड टू बी स्टाफ फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यूनिट नंबर 1 के पार्ट 2 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।